जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 454 पोस्ट पर निकाली है। इसमें आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट निकाली हुई है और इसमें जो फीस आपको पे करनी है वो आपको जनरल को 560 जिसमें कि आपका GST भी शामिल है और SC ST OBC PWD को 310 रुपये जिसमें कि आपका GST शामिल है। वैसे 500 रुपये जनरल OBC के लिए जनरल के लिए और जो आपकी बाकी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर आपकी 250 रुपये फीस रखी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फॉर्म आप लोग यहाँ पर इसके 29 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। इसके बाद गाइज आप जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो चेक करेंगे एंड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इसका जो रूल बुक है वो भी आप एक बार चेक कर लेना। वहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड जो आपकी अन्य डिटेल है वो सब जानने को मिल जाएगा। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है इन्फॉर्मेशन जानने के बाद और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको फर्स्ट नंबर पर आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, PDF के सामने जो कॉपी का आइकन है आप इसके ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ पर टिक करना और उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोला है सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ। ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर आप इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या फिर इस वेबसाइट के ऊपर पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है पहले तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे जिसमें कि आप सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपकी DOB का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि पहले से अप्लाई किए हुए हैं और अपना पंजीकरण क्रमांक खो चुके हैं। तो आप होम पेज पर क्लिक करना, उसके बाद उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन में आना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म और इसके साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति। आप इसके ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ पर आपका वो नंबर डालना है जो कि आपने उस टाइम में रजिस्ट्रेशन करते समय यूज किया था, अपना फ़ोन नंबर, वो आप यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको इस नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका प्रोफाइल पंजीकरण नंबर है वो भेज दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। गाइज, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। इसका इस्तेमाल जब होता है जब आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हैं, यानी कि आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप इसमें अपनी डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक भी देना होता है और प्रोफाइल पासवर्ड भी देना होता है। इसके लिए आप प्रोफाइल पासवर्ड कैसे रिकवर करेंगे वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आप सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना जो कि मैंने अभी आपको बताया भी इस वीडियो में कि कैसे आपको रिकवर करना है, और फिर अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना और ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना। जैसे आप यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से एक प्रोफाइल पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसमें अगर अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। बट गाइस, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, तो आप यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर टिक करना, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना, फिर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आपसे सवाल पूछेगी कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अब क्योंकि आप इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप फ्रेशर है, आपके पास कोई प्रोफाइल ID नहीं है, तो आप यहाँ पर नहीं कर देना। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और अपना ईमेल ID, और उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे, OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन
निरसन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहां पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहां पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहां पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहां पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहां पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं, अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना, वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है, अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी, बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र कॉलोनी शहर तहसील या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर, तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट QR। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट QR है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने QR कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट, उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें
में ये जो लाइन है, चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है, आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहां पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप यहाँ पर होम पेज पर अगेन आएंगे और आपको यहाँ पर सेम वे में ये जो प्रिंट ऑप्शन है, ये जो आपका पेपर का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर टिक करना, उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना। और अब क्योंकि इसमें आप आपका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आपकी प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। प्रोफाइल मीन्स यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो जानकारी भरी थी वो सब। और अगर आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ इन जानकारी में से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग सही है तो आप आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 34 पॉइंट देखने को मिलेगा क्लास का। तो अगर आपके इनमें से कोई क्लास है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, बिना वर्ग, संविदा कर्मी, अगर आपके इनमें कोई क्लास है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। ये आपको सवाल पढ़ने हैं और जो आपके ऊपर लागू हो रहा है उसमें आपको हाँ करना है और जो लागू नहीं हो रहा है उसमें आपको नहीं करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक सवाल है कि क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों होमगार्ड है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। इसी प्रकार से एक और सवाल है कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर देना यानी कि हाँ कर देना, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो इन सवालों के आपको सवाल पढ़ने हैं और आप आंसर अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर देना है। एक 43 सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर 44 सवाल में इन सभी पॉइंट को कवर किया गया है। जैसे कि सवाल है कि क्या आप शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं, जो कि मिलता है हाल के भारत पाक संघर्ष में हुए अपंग सैनिकों को, अतिशेष कर्मचारी को, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी को। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो टिक कर देना, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पर तकनीकी पर्सन का विवरण बेसिकली है कि आपको नियम पुस्तिका के अध्याय को पढ़ना और उसके साथ ही आपको इन चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कि आप किस में देना चाहते हैं या फिर किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप नियम पुस्तिका पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक चीज़ क्या है और इसमें आपसे किस बारे में जानकारी ली जा रही है। बेसिकली बोला भी है कि तकनीकी पर्सन पत्र का विवरण और पेपर कोड वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, तो इसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इन तकनीकी पर्सन पत्र विवरण में इन वाले सब्जेक्ट को टिक किया है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आप देख लीजिए मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आए हैं। अगर आप और भी ज़्यादा सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर कुछ और विकल्प देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कौन सी पोस्ट है, किस कार्यालय के अंदर है।
अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको जैसे कि एक ये है कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। तो आप हाँ कर दीजिए कि यह मुझको है और फिर यहाँ पे इसको भी टिक कर देना, तो आपकी प्रेफरेंस इस तरफ आ जाएगी। इसी प्रकार से आप अगली पोस्ट को देखेंगे, अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप इसको टिक करके इस तरह से क्लिक कर देना, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उसको टिक मत करना। ये बेसिकली प्रेफरेंस है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको इनको प्रेफरेंस के रूप में देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस तरह से दे करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने प्रेफरेंस दे दी है। प्रेफरेंस देने के बाद में गाइज आप नीचे देखेंगे 45 सवाल, जहाँ पर आपको पंजीयन होना अनिवार्य है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में। बेसिकली आपका रोजगार जो कार्यालय होता है उसके अंदर राशन मांगा है, जो कि कंपलसरी रखा है। तो आपको पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं। पंजीयन होना अनिवार्य, बार बार बोला जा रहा है कि होना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, ये आपको करना होगा। अगर आपका नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर जाइए और सर्च कर लीजिए कि एमपी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपको वीडियोस मिल जाएगी, वो देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो उसके बाद आप यहाँ पर हाँ कर देना और जो आपका पंजीयन क्रमांक है वो डालना, किस डेट में आपने पंजीयन करवाया है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेना, या फिर खुद से आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका रोजगार पंजीयन जिले का नाम, यानी कि किस जिले के अंदर आपने कराया है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे 46 पॉइंट है कि जो आपका नियम पुस्तिका का अध्याय फर्स्ट है उसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है पोस्ट वाइज क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें हाँ कर देना कि हाँ है, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। 48 है कि क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है। आप बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी नहीं पता होगा कि समग्र ID क्या है, तो आप यूट्यूब के ऊपर जब सर्च करेंगे समग्र ID क्या है और कैसे बनाएं, आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएगी और उनमें प्रोसेस भी मिल जाएगा कि कैसे आपको बनानी होती है। ये कंपलसरी नहीं है तो हाँ करके वो समग्र ID का नंबर यहाँ पर डाल दे, नहीं है तो नहीं कर देना। फिर 50 सवाल है आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का, पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं, सेकंड किसे, थर्ड किसको देना चाहते हैं और फोर्थ किसको, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आपने यहाँ पर अभी पोस्ट प्रेफरेंस अपनी सेलेक्ट की है तो उसमें आपको ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C में से प्रत्येक में से एक पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आप पहले ही ऊपर की तरफ आपका जो तकनीकी सब्जेक्ट प्रश्न पत्र का विवरण है उसमें ऐसी पोस्ट सेलेक्ट कर चुके हो जो कि अलग अलग ग्रुप में आती है, इसलिए आपको वहाँ पर वो ग्रुप वाली प्रेफरेंस देनी होगी जो ग्रुप A B C में से प्रत्येक एक कम से कम एक होनी चाहिए, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर भी करता है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपके पेपर कोड है जो कि मैंने सेलेक्ट किया था, तकनीकी प्रश्न पत्र का विवरण जो ये मेरे सामने है क्योंकि मैंने इनको सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर है उत्तीर्ण अंक सूची, तो आपकी जो उत्तीर्ण अंक सूची है यानी कि आपकी मार्कशीट है उत्तीर्ण वाली वो आपको अपलोड करनी है। फिर जैसे कि यहाँ पर B है पेपर कोड, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है मार्कशीट का वो अपलोड करना है। बेसिकली यही है कि आपको यहाँ पर आपकी ये जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की थी उसके जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पर उसका एक अनुमानित चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 700 से 800 पिक्सल के बीच में और हाइट 400 से 950 पिक्सल के बीच में और फॉर्मेट JPG का साइज 150 के बीच से कम, ये बता दिया है। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इन सभी को अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आपके सभी अंक सूची अपलोड हो जाएगी तो इस तरह से आएगी। आप व्यू सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ भी है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया, और फिर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का अगेन प्रीव्यू आएगा। आप सभी जानकारी चेक करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लेना, क्योंकि प्रिंट करना भी अनिवार्य है, या फिर प्रिंट के ऊपर एक बार जरूर क्लिक करना, नहीं तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर लेते हैं तो गाइज़ आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट के विकल्प मिलेंगे और आप यहाँ पर आपकी फ़ीस पे करेंगे। गाइज़ यहाँ पर जो फ़ीस है वो भी प्रत्येक पर पोस्ट आपको देनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दे करके एक ही फीस से अप्लाई कर ले, क्योंकि मैंने 3-4 पोस्ट सेलेक्ट की थी तो इसलिए मेरे सामने यहाँ पर जो पेमेंट का अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है। यानी कि प्रत्येक पोस्ट पर आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी और प्लस जो GST है वो भी आपको देनी है। तो इस तरह से आप जैसे पेमेंट कर लेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल नहीं माना जाएगा। इस तरह से आप लोग MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।